RPS coaching classes welcomes you all again. Now we are going with working with function part 4. Part 4 हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो let's forward. Chapter 3 working with function part 4. First of all we will discuss about scope of variables. जो variable होते हैं उनका क्या क्या scope होता है. First of all that we have global scope. Global means globally entire a program it can be accessed anywhere. That means globally define होगा और इसे अपने प्रोग्राम में कहीं भी हम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. इसके बाद आता है इनक्लोजिंग. जो इनक्लोजिंग स्कोप है वो ग्लोबल और लोकल के बीच में आता है. मैं पहले लोकल बता देता हूं आपको, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. इफ वी टॉक अबाउट लोकल स्कोप, ये क्या होता है, किसी फंक्शन विद इन अ फंक्शन रहता है, विद इन अ फंक्शन होता है ये वेरिएबल, और इसको हम फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते. अगर फंक्शन के बाहर हम यूज करते हैं तो उसको अनडिफाइंड नेम बोलेगा. अब ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं इनक्लोजिंग स्कोप. दैट मीन्स सपोज करो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन है उसके अंदर जो फंक्शन है वो तो हो गया लोकल वेरिएबल, उससे ऊपर जो फंक्शन है वो हो गया इनक्लोजिंग, और फंक्शन के सबसे बाहर जो डिफाइन किया गया वो हो गया ग्लोबल स्कोप. एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये देखिए z=5, ये सब सारे फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, तो जो z है ये ग्लोबल स्कोप हो गया. दैट मीन इंटायर प्रोग्राम, इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. अब आई बात डेफ मैथ्स ऑपरेशन, यहाँ हमने a और b दो वेरिएबल लिए हुए हैं, तो ये जो क्या हो गए, ये इनक्लोजिंग स्कोप हो गए. ठीक है. अब आ गए डेफ सम x, y. अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो ये x और y है, इसको हम सिर्फ यहीं यूज कर सकते हैं. तो x और y क्या हो गया, ये हो गया लोकल स्कोप, इससे ऊपर ये हो गया इनक्लोजिंग स्कोप, और z=5 हो गया ग्लोबल स्कोप. अब देखिए z=5 मैंने यहां यूज किया है, मैं यहां से यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर कहें x को अगर मैं फंक्शन के बाहर लिखता हूं, z=5 + x करता हूं, तो ये अनडिफाइंड बोलेगा x को. तो यहां से आप स्कोप ऑफ वेरिएबल आई थिंक समझ गए होंगे. अब आगे बढ़ते हैं. नेम रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम. जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है, कैसे इंटरप्रेटर उसको रीड करता है. तो सबसे पहले कोई भी वेरिएबल होता है उसको इंटरप्रेटर लोकल नेम स्पेस यानी लोकल स्कोप में सर्च करता है क्या ये वेरिएबल है. अगर है तो वो उसको यूज कर लेता है. अगर वहां भी नहीं मिलता फिर ये और ऊपर जाता है इनक्लोजिंग नेम स्पेस में, वहां सर्च करता है क्या ये वेरिएबल डिफाइन किया गया है. अगर किया गया है तो उसको ये यूज करता है. यहां भी नहीं मिलता फिर ये ग्लोबली देखता है क्या ये ग्लोबल नेम स्पेस है, ग्लोबली डिफाइन किया गया है. अगर मिल जाता है वेरिएबल तो फिर यूज करके वैल्यू दे देता है. फिर भी नहीं मिलता है तो ये जाता है बिल्ट इन नेम स्पेस, क्या ये पाइथन का कोई कीवर्ड तो नहीं है जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, उस लाइब्रेरी मैच करेगा. अगर वहां भी नहीं मिलता है तो क्या करेगा, ये आपको एरर शो करेगा कि अनडिफाइंड नेम. तो ये हुआ नेम रिजोल्यूशन, कैसे स्कोप होता है एक वेरिएबल का. अब आगे बढ़ते हैं. म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट. तो जैसा कि आप जानते हैं म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ इट्स डेटा टाइप, अ वेरिएबल बिहेव डिफरेंटली. देखिए, इफ अ वेरिएबल इज रेफरेंसिंग टू एन इम्यूटेबल टाइप देन एनी चेंज इन इट्स वैल्यू विल आल्सो चेंज द मेमोरी एड्रेस. यानी चेंज करोगे उसमें तो उसका मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा. जैसे इंटीजर वैल्यू 3 है, 3 में अगर आप 2 चेंज कर रहे हो +2 कर रहे हो तो 5 होगा, तो 3 डिफरेंट होगा पोजीशन पे, 5 का एड्रेस अलग होगा. बट इफ अ वेरिएबल इज रेफरेंस्ड टू म्यूटेबल टाइप, जिसको अपडेट कर सकते हैं म्यूटेबल टाइप को, तो क्या होगा, वैल्यू में अगर आप चेंज करते हो तो ये मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं करेगा, सेम जगह पे उसको अपडेट कर देगा. आप समझ रहे हैं. अब प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं. तो पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन, हमने यहाँ एक फंक्शन क्रिएट किया है और इस फंक्शन की जो टॉप लेवल स्टेटमेंट होगी num3, यहाँ से हम चलते हैं. अब देखिए num=3 प्रिंट कॉलिंग माई फंक्शन विद वैल्यू num3 प्रिंट हो गया यहाँ पर. अब फंक्शन कॉल की, यहाँ num की वैल्यू 3 जो पास हो गई, माई फंक्शन 1 में एक ही जगह 3 आ गया. अब प्रिंट इनसाइड माई फंक्शन, ये प्रिंट होगा. उसके बाद वैल्यू रिसीव्ड इन एज, क्या रिसीव की है, यहाँ से 3 रिसीव की है, तो यहाँ 3 प्रिंट हो गया. अब ए की वैल्यू में 2 हमने ऐड कर दिया, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5. तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई 5. तो प्रिंट कर दीजिए वैल्यू ऑफ ए चेंजेस टू ए, तो क्या हो गया यहाँ 5 आ गया. समझ आया. अब देखिए, अब फंक्शन कॉल के बाद की स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो प्रिंट वैल्यू ऑफ नम इज नम, तो यहाँ नम की वैल्यू क्या है 3 ही रहेगी. यानी एड्रेस चेंज हो गया उसका, ये एड्रेस चेंज हो गया, 5 हुआ तो ये एड्रेस अलग हो गया, और लेकिन नम की वैल्यू यहाँ 3 ही रहेगी. तो ये इम्यूटेबल टाइप में है. ये आपको समझ आएगा. मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. उसके पासिंग एंड इम्यूटेबल टाइप वैल्यू टू फंक्शन. म्यूटेबल मींस जो आप चेंज कर सको, अपडेट कर सको.
तो हमने यहाँ लिखा हुआ है माई फंक्शन टू माई लिस्ट, तो ये इसको हम बाद में लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम चलते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट की तरफ, जो कि ये है L1 इक्वल्स टू 1, ये एक लिस्ट डिफाइन की गई है। प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, L1 की वैल्यू क्या है 1 है। माई फंक्शन टू, इसमें हमने L1 पास किया और माई लिस्ट की वैल्यू क्या हो गई ये 1। तो प्रिंट करेगा लिस्ट रिसीव्ड, माई लिस्ट क्या हो गया 1, देन माई लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे क्या है 1, जीरो इंडेक्स पे 1 है, तो उसमें क्या कर दे 1 + 2 यानी 3 कर दिया, तो माई लिस्ट में क्या आ गया वैल्यू 3। लिस्ट आफ्टर चेंजेस माई लिस्ट क्या हो गया 3 वैल्यू हो गई। अब आप आइए, फंक्शन कॉल पूरी हुई हमारी, अब फंक्शन कॉल के बाद की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल L1, तो L1 यहां अब बन नहीं रहेगा, अब ये 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया ना म्यूटेबल टैब जो होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, यानी जिस मेमोरी पे वहीं चेंज कर देते हैं। तो L1 की वैल्यू यहां 3 हो गई। ये समझ में आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।